चलिए बेटा, रिलेशन का सेकंड लेक्चर है ये, और इसके अंदर हम लोग रिलेशन का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल जो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो आपके सामने लिखा है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपका डोमेन कोडोमेन रेंज का आइडिया और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और किस तरीके से रिलेशन लिखा जाता है ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए क्या दिया है, एक सेट दिया है, सिर्फ एक सेट ए सेट दिया है और हमसे कहते हैं कि डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पर जो रिलेशन आर डिफाइन किया है वो फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब एक ही सेट दिया है, उस सेट से उसी सेट तक एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसको आर से डिनोट किया गया है। सो हियर आर इज सेट विच इज डिफाइनिंग ए वन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसको समझेंगे। देखिए इन जनरल आपको ऐसा लगा होगा कि आपके पास दो सेट होना जरूरी है टू डिफाइन अ रिलेशन, ताकि आपको पता है, क्योंकि देखो रिलेशन मतलब एक सेट है और वो सेट आपको वो सबसेट होना चाहिए, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मतलब आपके पास दो सेट है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है, तभी उसको रिलेशन कहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दो अलग अलग सेट होने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही सेट है तो आप उसी सेट का खुद के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो ले सकते हो, किसने मना किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट मैंने 1 2 3 लिखा। अब इसी का खुद के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो इसी सेट को एक और बार लिख दीजिए और लिखेंगे फिर ए क्रॉस ए, तो सेट तो एक ही है, तो उसी सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक है, देन लिखेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, देन लिखेंगे 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। हो गए मेंबर, खत्म बात। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में आई होगी। तो जब ऐसा ज़रूरी मत समझना कि दो सेट ही ज़रूरी है, एक ही सेट दिया है तो उसका खुद के साथ में भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हो, रूल्स सारे सेम रहेंगे। तो जैसे आपने ए क्रॉस ए लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अब आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट लेते हो, इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो 2:9 सबसेट्स बनेंगे। तो 2:9 डिफरेंट रिलेशन आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो। समझ आई बात। तो जितने भी आप रिलेशंस डिफाइन करेंगे, मतलब जितने भी सबसेट लेंगे वो सारे रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेसिकली रिलेशन होता क्या है, दो सेट के बीच के एलिमेंट्स के अंदर होता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप दो अलग अलग ही सेट ले। और जब आप जैसे मान लीजिए जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में आप दो चीज़ें सुनते हो, एक होता है रियल फंक्शन और एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये मैं फंक्शन के अंदर डिस्कस करूंगा। जब रियल फंक्शन कहा जाता है तब फंक्शन ऐसा होता है कि जिसका डोमेन भी आर होता है और कोडोमेन भी रियल नंबर होता है, इसको कहा जाता है रियल फंक्शन, जिसके अंदर पहला सेट भी आर है और दूसरा सेट भी आर है, और जो भी फंक्शन बन रहा है वो आर क्रॉस आर का सबसेट है। ठीक है, लेकिन जब रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है तब ऐसा फंक्शन होता है कि जिसके अंदर पहला सेट कुछ भी हो सकता है, दूसरा सेट कंपलसरी आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं बस ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत बार रियल फंक्शंस जब डील करते हैं तब आपके पास एक ही सेट होता है रियल नंबर का, उसी सेट का खुद के साथ में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो और उसका जो भी सबसेट होता है फिर वो बन जाता है रिलेशन या फिर फंक्शन। रिलेशन पर एक कंडीशन अगर डाल दे तो फिर वो फंक्शन बन जाता है। वो कंडीशन क्या है वो फंक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपके पास दो सेट की आवश्यकता हो। और जब बेटा हम लोग एक ही सेट लेके उसका खुद के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। ठीक है, और ये जो बाइनरी रिलेशन होता है, यही बाइनरी रिलेशन या तो आप सिमेट्रिक बोल सकते हो, रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये मैं बात करूंगा अभी इस क्वेश्चन को हो जाने के बाद में। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये बेसिकली एक ही सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझेंगे अभी इसको। तो अभी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक ही सेट दिया है और जो रिलेशन डिफाइन किया है आर, अब जो भी रिलेशन डिफाइन किया है उसको आर से डिनोट किया है। जरूरी नहीं आप आर से ही डिनोट करो, आप ए से भी ए से तो ये सेट किया है, आप कोई और लेटर
से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि यहाँ पर जो आर डिफाइन किया है बेसिकली वो रिलेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए सेट है एक बार और ए सेट ही लिया गया है, तो जो आपका रिलेशन डिफाइन किया है वो किसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। जब कहते हैं कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, वॉट एवर मे बी द रिलेशन, ये यहाँ पर जो भी रिलेशन डिफाइन किया है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब हियर रिलेशन को, जो भी रिलेशन डिफाइन किया उसको आर से डिनोट किया है, इसलिए मैं आर लिख रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पर पी से डिनोट किया होता तो मैं कहता कि रिलेशन पी इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर आर से किया है तो आर रखेंगे। तो ए से लेकर तो ए तक किया है, इसका क्या मतलब होता है, अगर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, इसका मतलब है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, सॉरी क्रॉस ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है। क्रॉस जो होता है वो वेक्टर में आता है, वहाँ पर भी यही वाला सिंबल आता है, इसलिए गलती से आ गया मुंह में। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, यहाँ पर ए क्रॉस ए होगा, यहाँ पर रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो इसका मतलब जो भी आपका रिलेशन है दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर मान लो कि कोई बंदा रिलेशन आर डिफाइन कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर ऐसा कहता है तो झट से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये जो आर रिलेशन डिफाइन हुआ है दैट मस्ट बी ए सबसेट, ये किसका सबसेट होना चाहिए, दिस मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अगर कोई बंदा ए रिलेशन डिफाइन करता है फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू, तो आपको झट से दिमाग में आना चाहिए कि ये जो ए रिलेशन डिफाइन किया है दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होना चाहिए, पी क्रॉस क्यू का सबसेट होना चाहिए। आई बात समझ में, तो ये नोटेशन का इंपॉर्टेंस समझेंगे यहाँ पर। तो अब ये जो आर रिलेशन डिफाइन किया है, और रिलेशन को लिखने के तरीके कितने हैं, या तो आप सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए, उसके अंदर कितनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है, तो इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग रिलेशन। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं उस रिलेशन के, पर्टिकुलर रिलेशन के। अब ये तो ए क्रॉस है, ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, ये बात की है मैंने आपसे। और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए तक है, तो जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा है कि राइट डाउन इट्स अ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, किसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखना है, इस रिलेशन का कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज लिखना है। तो कोडोमेन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जो भी रिलेशन में सेकंड सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन होता है। तो एक तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि इस रिलेशन के लिए कोडोमेन कौन है, सेट ए खुद, ए सेट खुद कोडोमेन है। अब बात आती है डोमेन एंड रेंज लिखने की। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो आपका रिलेशन आर डिफाइन किया है वो कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए टू सेट ए तक है। तो सेट ए ऊपर लिखा हुआ है इसलिए बाद में फिर से नहीं लिखता। रिलेशन को डिफाइन कैसे किया है बेटा, रिलेशन के अंदर ये जो आर रिलेशन है इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाली है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब आपको पता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर नंबर आते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं, पहला नंबर होता है सेट ए से, और दूसरा नंबर भी सेट ए से आने वाला है क्योंकि रिलेशन आपका ए टू ए लिखा हुआ है। देखिए अगर रिलेशन ए टू बी होता तो जो आर रिलेशन के अंदर नंबर ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते तो पहला एलिमेंट आता सेट ए से और दूसरा एलिमेंट आता सेट बी से। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। तो टारगेट क्या है हमारा, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन किया है इसको हम खोलें और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें ताकि हम लोग डोमेन और रेंज लिख पाए। एक बार हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो फिर फर्स्ट एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन सभी के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का सेट होगा और सेकंड एलिमेंट रेंज का सेट होगा, क्योंकि कोडोमेन तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे। अब डिफाइन कैसे किया है, तो R इज द सेट ऑफ ऑल x, y। तो ये जो R सेट है तो ये x, y का सेट है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। और इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है वो है x और दूसरा एलिमेंट है y। तो इन दो आपको ये यहाँ पर इस सेट से आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पर लेने हैं, क्योंकि x और y कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से आ रहे हैं, x एंड y बिलोंग्स टू A। तो x और y आप सेट A से लेने वाले हैं और ऐसे लेने हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस कंडीशन की तरफ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब x और y आपको उठाने हैं यहाँ से। देखिए इसके अंदर 14 एलिमेंट है, तो A के अंदर 14 एलिमेंट है, तो और एक बार A लिखेंगे तो 14 एलिमेंट हो जाएंगे। तो A क्रॉस B के अंदर 14 इंटू 14 एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो उतनी ऑर्डर्ड पेयर्स आपकी बनेंगी। आप समझ रहे हो बात को। तो हमारे पास उतनी सब ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनमें से कितनी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप जरा देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x लेना है और दूसरा y लेना है, लेकिन इस तरीके से लेना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
ध्यान से इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे y का वैल्यू x/3 मिलता है। मतलब आप सिर्फ ऐसा ही x उठाइए आपके दिए गए 14 नंबर्स में से कि जो y का वैल्यू मिलेगा वो उस सेट में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि x और y दोनों भी a से ही आपको उठाने हैं। तो अगर आप देखिए, आपको लग सकता है कि आप x का वैल्यू 1 लेंगे, तो आपने x का वैल्यू 1 रख दिया तो y का वैल्यू फिर 1/3 लेना होगा, तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन y का वैल्यू 1/3 लेने के लिए 1/3 सेट में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब आप x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। समझ आ रही बात? फिर आप x का वैल्यू आपने 2 रखा तो फिर y का वैल्यू 2/3 बनेगा, लेकिन 2/3 भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो 2,2/3 जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो बनेगी, तो ये आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 तो ए सेट से आ रहा है, लेकिन ये भी तो ए सेट से आना चाहिए, इसलिए 2 भी x का वैल्यू नहीं बन सकता। फिर बात आती है 3 की। अगर आप x का वैल्यू 3 लेते हो तो 3/3 1 मिलेगा, और y का वैल्यू 1 आ रहा है जो कि ए सेट के अंदर अवेलेबल है। मतलब आप 3,1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपके रिलेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि 3b और 1 दोनों नंबर ए सेट से आ रही है, लेकिन ये दोनों नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं x का वैल्यू ये वैल्यू x का होता है और ये y का होता है, उन्होंने खुद बोल रखा है कि पहला वैल्यू जो होगा x का होगा, दूसरा y का। तो x का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है, और 1 अवेलेबल है। अब x का वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो 4/3 अवेलेबल नहीं, 5/3 अवेलेबल नहीं। अगेन 6 रखता हूँ तो 6/3 2 मिलेगा, मतलब 6,2 अवेलेबल है, ठीक है। फिर मैं ऐसे करते करते मैं लिखूंगा 9 का वैल्यू रखूंगा तो फिर आएगा 3, फिर रखूंगा मैं 12 तो फिर आएगा 4। अब 12 के आगे मेरे पास नंबर लिखने को नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर 14 है। 13 और 14 यहाँ पर लिखूंगा तो उसको 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और 13/3 एंड 14/3 आर नॉट अवेलेबल इन सेट ए। तो बस हमारे पास ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रही है जो आपने आर रिलेशन के अंदर आ सकती है। देखो हमारे पास 14 एलिमेंट है, इसका मतलब जब आप ए क्रॉस ए लिखेंगे तो उसके बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे, तो उन सबसेट्स में से एक सबसेट ये है जो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, ये रिलेशन है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब ये जो आपने रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन का आपको डोमेन लिखना है, तो डोमेन एक सेट होता है। सो डोमेन ऑफ आर जब आप लिखेंगे, आर मतलब रिलेशन, जो दिया गया रिलेशन है डिफाइन किया हुआ, इस रिलेशन का डोमेन मतलब क्या? तो इस रिलेशन के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो 3, 6, 9, 12, तो 3, 6, 9, 12 ये बनेगा डोमेन का सेट, ठीक है। एंड रेंज ऑफ आर, इस आर रिलेशन का रेंज अगर लिखना है तो वो होता है सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया रेंज का सेट, और बाकी कोडोमेन तो पूरा सेट ए रहेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे भी गए तो सीईटी में पूछे जा सकते हैं, जेईई में पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अब इसको आप लोग पॉज करके लिखेंगे, मैं हट जाता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लेना। अब हम लोग इसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले मैं आपको कोई चीज़ बताना चाहता हूँ कि अच्छा हाँ, मैं कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता था। जैसे मैंने आपको अभी रिलेशन बताया बेटा, तो आपको पता है आप जितने भी इक्वेशंस बचपन से पढ़ते आए हो ना, ये सारे के सारे रिलेशन होते हैं। ये चीज़ बहुत मतलब जब आप रिलेशन पढ़ते हो तो शायद आपका इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये आप समझिए, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, और भी आप जितने इक्वेशंस पढ़ते हो सारे सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। दो सेट के बीच का रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि जब मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ y = 2x + 3, तो ये रिलेशन ही तो है बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए x जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा और उसके बदले में y को कुछ ना कुछ वैल्यू y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो बन रही है। जैसे x का वैल्यू मान लीजिए आपने 1 रख दिया और y का वैल्यू आपने डाल दिया, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो 1,5 एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर का, ठीक है। तो और ये जो 1 है, मतलब x की जो भी वैल्यू है, ये किसी न किसी सेट से आ रही है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम r नाम दे देते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा है बेसिकली, तो दिस इज अ रिलेशन विच कंटेन्स x, y सच दैट y = 2x + 3, एंड x और y के वैल्यू कहाँ से लेने? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लो। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसका सबसेट है? दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट n to n। आई बात समझ में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक डिफाइन किया है।
मतलब ये जो रिलेशन है ये सबसेट है n क्रॉस n का। आ रही बात समझ में? कोई भी इक्वेशन ले लो। अब इससे भी आगे जाके एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। ये जो आपका प्लेन है ना, इस प्लेन के अंदर पॉइंट्स होते हैं इन्फिनिट। तो ये सारे पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट से मतलब रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। समझिए आप, 2,3 और 3,2 में फर्क होता है कि नहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर? जब 2,3 बोलते हो आप तो पॉइंट, अगर मान लो ये 2 है और ये 3 है और ये 3 है और ये 2 है, तो 2,3 पॉइंट क्या होता है? ये होता है। और 3,2 पॉइंट क्या होता है? ये होता है। तो दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है कि नहीं दोनों की? इसका मतलब पूरे जितने पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर होती है, ठीक है। और इन ऑर्डर्ड पेयर को आप जोड़ के कोई अगर फिगर बनाते हो, जैसे आपने सर्कल बना दिया, तो ये जो सर्कल है आपका, ये सर्कल बेसिकली एक रिलेशन है। किसी रिलेशन के तहत आपने उन पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। समझ आई बात? कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन होता है और वही हम लोकस में देखते हैं। जब हम लोकस का इक्वेशन लिखते हैं तो हम एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को पकड़ते हैं कि जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है ना। लोकस का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है विच आर सेटिस्फाइंग सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, है ना। तो वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ध्यान रखना कि वो आप सर्कल निकालिए, आप पैराबोला निकालिए, आप कोई भी निकालिए, स्ट्रेट लाइन निकालिए। स्ट्रेट लाइन जब आप निकालते हो तो जैसे आपको पता है कि ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन जब आप निकालते हो तो इसके ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक ऑर्डर्ड पेयर, कुछ भी ए कॉमा भी मान लीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं और इन पॉइंट, हर एक पॉइंट्स में एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। तब आप ये जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो एक्स एंड वाई, वो आप किसी भी सेट से लीजिए। आप रियल नंबर के सेट से लेंगे तो आपका जो रिलेशन होगा, मान लीजिए आप रिलेशन कोई भी डिफाइन करते हो, R1 रिलेशन, तो ये रिलेशन सेट R से सेट R तक डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। फिर जिस प्रकार का आपका रिलेशन है उस हिसाब से आपका डोमिनेंट रेंज डिफाइन होगा। तो ये मज़ेदार बात है, अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत मज़ेदार लगेगी, ठीक है। तो पूरा प्लेन जो है बेसिकली हमारा, प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जितनी भी फिगर्स हम फिर निकालते हैं प्लेन के ऊपर, वो सारी की सारी किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये मज़ेदार बात है। और फिर रिलेशन का ही पर्टिकुलर जो स्पेशल रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन कई सारे रिलेशन, जैसे मान लो कि मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी के अंदर मान लेते हैं कि हम लोग कुछ 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर इन द, तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2�6 बनेंगे। मतलब आप 2�6 रिलेशन डिफाइन कर पा रहे हो। तो ये जो 2�6 रिलेशन आपने डिफाइन किए हैं, तो इनमें से कई रिलेशन ऐसे होते हैं कि जिनको फंक्शन कहा जाता है। अब कौन से कंडीशन के तहत इसको फंक्शन कहा जाता है ये बात अलग है, वो फंक्शन में देखेंगे। लेकिन समझिए जितने भी रिलेशन बन रहे हैं उन्हीं में से कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ निकाल रहे हो, पैराबोला निकाल रहे हो, मॉडुलस का ग्राफ निकाल रहे हो, कुछ भी कोई भी ग्राफ निकाल रहे हो, तो किसी ना किसी रिलेशन को तो डिफाइन कर ही रहा है। फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन 101% वो रिलेशन है ही। प्लेन में आपने जैसे कुछ भी निकाला, प्लेन में आपने ये कुछ भी निकाल दिया, सो दिस इज डिफाइनिंग वन रिलेशन। आई बात समझ में? तो ये बहुत मज़ेदार बात है। चलिए, तो हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ, हम लोग देखने वाले थे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहा जाता है अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो रिलेशन के टाइप्स भी बोला जाता है इनको, मतलब किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों भी रिलेशंस है, या फिर कह सकते हो रिलेशन के टाइप है। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों, या फिर कह सकते हो ये 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और अगर कोई रिलेशन ये तीनों भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इसके अंदर बात समझनी है कि आप उसी रिलेशन को, मतलब कोई भी रिलेशन डिफाइन किया है
तो वो अगर रिलेशन ज़्यादातर एक ही सेट के ऊपर अगर डिफाइन किया हुआ रहता है तो उसकी इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब एक ही सेट होता है उसके अंदर, ऐसा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दो सेट लेता हूँ कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर ये प्रॉपर्टीज देखनी है तो ऐसे समय में आपका रिलेशन सिर्फ एक ही सेट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, और कोई भी रिलेशन एक ही सेट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए मतलब उस सेट का खुद के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं मतलब रिलेशन जाएगा फ्रॉम ए टू बी, तो दो अलग अलग सेट रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ना तो हम रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बोल सकते हैं, ना तो सिमेट्रिक और ना तो ट्रांजिटिव, और अगर इनके बारे में नहीं बोल सकते तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में भी नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। तो अगर हमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी के बारे में बोलना है तो उसके लिए आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन एक सेट से उसी सेट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखना है हमें कि अब ये कंडीशन मान के ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग दो अलग अलग सेट नहीं लेते। तो इन तीनों को पहले मैं समझाता हूँ। तो मैंने एक सेट लिया ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक रिलेशन कैसे होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो मैं तीन रिलेशन यहाँ पर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, R1 R2 एंड R3। ये तीनों भी रिलेशन जो है मतलब तीनों भी सेट जो है वो ए क्रॉस ए के सबसेट्स है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए के सबसेट है मतलब ये तीनों भी रिलेशंस मैं डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम R1 फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। R2 भी ए टू ए है एंड R3 भी ए टू है। इसका क्या मतलब होता है कि दीज थ्री रिलेशंस और थ्री सेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉस ए, ठीक है, और दे आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब ये ए क्रॉस ए के सबसेट्स है। अब R1 जब आप लिखेंगे बेटा, मैं खुद इसको लिखता हूँ ताकि मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बता सकूँ। अब R1 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलिए मैंने ये तीनों लिख दिए हैं। अब इसके अंदर मैं सारी कंडीशंस को डिस्कस करूंगा इन्हीं थ्री रिलेशंस को लेकर। अब R1 जो रिलेशन है वो बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है ये समझना है। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है मतलब सॉरी कौन से रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाए, तो इसके लिए बात समझेंगे। आपका जो भी सेट दिया हुआ है मतलब जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन है, क्योंकि एक ही सेट हमारे पास होता है, तो यहां पर ए सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। तो याद रखना कि जो भी आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उस रिलेशन में इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं इन सब को खुद के साथ में वो रिलेशन सेटिस्फाई करना होता है। आएगा समझ में? मतलब 1 मस्ट बी रिलेटेड टू 1। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे खुद के साथ में इनकी ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए। अगर किसी सेट में किसी रिलेशन में अगर ये 5 ऑर्डर्ड पेयर होती है और इसके बावजूद बाकी की हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये अगर 5 ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अगर मान लो कि इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट दिए हैं और अगर मैं एक भी नहीं लिखता तो 1 का 1 के साथ में रिलेशन यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बताती है? 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4। सिर्फ एक एलिमेंट को मैंने छोड़ दिया और मैंने इस रिलेशन के अंदर 5 इज रिलेटेड टू 5 नहीं लिखा,
तो ये रिलेशन तो होगा लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल दुनिया में जितने रिलेशंस होते हैं तो उनमें से ऐसे कौन से रिलेशन होते हैं जिसको रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है, इसके बारे में सोचेंगे हम लोग। या फिर मैथमेटिक्स में भी जैसे अगर मैं लिखूं इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये एक रिलेशन है। ठीक है, मेरे पास एक सेट है जिस सेट के अंदर मेरे पास लाइंस है, कई सारी लाइंस है प्लेन के अंदर की। ठीक है, मैंने 5 लाइंस ले ली, जैसे यहां पर मैंने 5 नंबर लिए ना। अब ये रिलेशन मैं डिफाइन करना चाहता हूं इस सेट के ऊपर, और मुझे पता करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो इस सेट के अंदर 5 लाइंस दी है, तो क्या हर लाइन खुद के साथ में कॉन्ग्रुएंट होती है? जवाब है होती है, हर लाइन खुद के साथ में कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब जब मैं रिलेशन लिखूंगा इज कॉन्ग्रुएंट टू रिलेशन, अगर मुझे लिखना है तो उस रिलेशन के सेट के अंदर मुझे इसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखी है उनका खुद के साथ में ऑर्डर्ड पेयर लेना होगा, क्योंकि 1 लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सेकंड लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ में उनके आ जाएंगे। दैट मीन्स ये रिलेशन कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट टू वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब मैं इन जनरल दुनिया भर के रिलेशन की बात करता हूं, जैसे दोस्ती का रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल जब दोस्ती की बात करते हैं तो मैं किसी का दोस्त हो सकता हूं, मैं खुद का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्ती के लिए 2 लोगों की जरूरत है। अब फिलोसॉफिकली मत जाना इसके अंदर कि सोक्रेटिस ने क्या कहा था और प्लेटो ने क्या कहा था और अरस्तु ने क्या कहा था, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूं कि हम फ्रेंडशिप का मतलब यहां पर क्या ले रहे हैं कि 2 पर्सन की जरूरत है। ठीक है, अब एक पर्सन खुद का ही फ्रेंड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब उसकी खुद के साथ में आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते। जैसे मान लो आपने ए सेट के अंदर 5 बच्चों का नाम लिख दिया, अब आप लिख सकते हो क्या कि अक्षय इज फ्रेंड ऑफ अक्षय, मतलब वो खुद का ही फ्रेंड है? ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर इज फादर ऑफ, हमने बाप वाला रिलेशन लिया। ठीक है, तो अब कोई आदमी खुद का बाप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इज फादर ऑफ रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, समझ लो बात को। वैसे तो हमें नंबर्स में ही ये चीज देखनी होती है, लेकिन मैं दूसरी चीजों से इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। इसकी गहराई को नाप लो, थोड़ा सोचो इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं बनते, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी के लिए क्या जरूरी होता है? यहां पर मैंने 5 ही एलिमेंट्स लिए हैं, तो अगर कोई, अब इसके ऊपर तो 5 एलिमेंट है, मतलब A क्रॉस A में 25 एलिमेंट आएंगे 5 × 5, और इसके सबसेट्स बनेंगे 2⁻25, मतलब बहुत ज्यादा सबसेट्स बनेंगे। और इन सबसेट्स में अगर आप ऐसे सबसेट्स लिखते हो कि जिसके अंदर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5 लेते हो, और इनके अलावा आप जितने भी मर्जी एलिमेंट्स लेना है ले मत ले, लेकिन अगर ये 5 एलिमेंट्स कंपलसरी आते हैं आपके रिलेशन के अंदर, ये 5 ऑर्डर्ड पेयर जो कि हर नंबर ने खुद के साथ में बनाई हुई है, तो उस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब मुझे आप बताइए रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको कोई दिक्कत हो सकती है क्या? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये आपको चेक करना है, तो आप क्या चेक करेंगे कि वो जो भी रिलेशन डिफाइन किया है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रही है उसमें जो दिया गया हुआ सेट है उसके सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ में रिलेशन आया है या नहीं, सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनता हुआ दिख रहा है या नहीं। ठीक है, पहली बात। फिर बाकी के आते हैं तो आए, ना आते हैं तो ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये कंपलसरी होना चाहिए। अब जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तब आपको और अच्छे से समझेगा, पहले तो यहाँ इतना ही ध्यान में रखिए, ज़्यादा इधर उधर का मत सोचिए। दूसरी बात, R2, ये जो रिलेशन लिखा है मैंने ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए लिखा है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में सोचना, आप सेट से मतलब नहीं है, मतलब जैसे रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट्स के खुद के साथ में रिलेशन होना है, वैसे अब सिमेट्रिक क्या कहती है कि आपके R2 रिलेशन आपने जो भी लिखा है, मतलब जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखी है, तो अब समझना मैंने R2 रिलेशन डिफाइन किया है, और डिफाइन कैसे किया है, तो इतनी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के डिफाइन किया है। तो उनका ये कहना होता है कि आपके रिलेशन के अंदर जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर्स मिली है आपको, उसके अंदर जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स है तो उनकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर जैसे मान लो कि R2 रिलेशन में मेरा पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1,2,
तो मैं क्या बता रहा हूँ, 1 इज रिलेटेड टू 2। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी कहती है अगर 1 इज रिलेटेड टू 2 है तो 2 इज रिलेटेड टू 1 वाली भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो 1, 2 है तो मैंने 2, 1 भी लिखा है। अब 1, 3 मौजूद है तो मैंने 3, 1 भी लिखा है। 2, 5 मौजूद है तो मैंने 5, 2 भी लिखा है। तो जितनी भी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिखेगी उसकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिखनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तो उसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये रिलेशन R2 रिलेशन सिमेट्रिक है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए समझिए कि मैं ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें से हटा देता हूं। अब आप सोचना है कि इसके अंदर कितनी ऑर्डर्ड पेयर है। 1, 2 मौजूद है तो आपको देखना है 2, 1 है, इसका काम तमाम। 1, 3 मौजूद है तो क्या 3, 1 मौजूद है। अब वह 2, 5 मौजूद है लेकिन 5, 2 ही मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये जो R2 रिलेशन यहां पर डिफाइन हुआ है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है उनकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर्स भी मौजूद होनी चाहिए। इसलिए मैंने 5, 2 जानबूझ के लिया था। अब इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 2, 4 और मैंने लिख दिया 2, 4 और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, अब ये फिर से सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि 2, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर यहां पर मौजूद नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है तो वही रिलेशन दूसरे ने भी पहले से, दूसरे का भी पहले के साथ होना चाहिए। जैसे फ्रेंडशिप वाला है, फ्रेंडशिप ये रिलेशन ऐसा है, अगर मैं कहता हूं कि आलोक सर इज माय फ्रेंड, अगर मैंने ये डिफाइन किया कि मैं आलोक सर का दोस्त हूं, तो अपने आप आलोक सर भी मेरे दोस्त बन जाएंगे। ओशो इज फ्रेंड ऑफ आलोक सर एंड अपने आप आलोक सर इज फ्रेंड ऑफ ओशो बन जाएंगे। आई बात समझ में आपको? तो इसको समझेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर पहला वो रिलेशन दूसरे के साथ में डिफाइन कर रहा है तो दूसरा भी पहले के साथ में वो रिलेशन में होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है सिमेट्रिक। अब कौन सा रिलेशन इन जनरल सिमेट्रिक नहीं होता कि अगर कोई किसी का बाप है, जैसे हम मानते हैं कि A इज फादर ऑफ B, A इज फादर ऑफ B। अब फादर ऑफ ये जो रिलेशन है, फादर होने वाला रिलेशन है, तो कौन किसका बाप है? A इज फादर ऑफ B। तो क्या हम ये कह सकते हैं B इज ऑल्सो फादर ऑफ A? ये कैसे होगा? ये नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी का पप्पा हूं, तो वो रिप्लाई में मुझे ये नहीं कहेगा कि मैं भी तेरा पप्पा हूं। समझ रहे हो बात को? ये पप्पा वाली कहानी एक तरफ से ही चलती है। अगर मेरा बाप कोई है तो मैं उसका बाप कैसे हो सकता हूं? समझेंगे? बायोलॉजिकली बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो मतलब ऐसा नहीं, वो गुंडागर्दी वाला बाप नहीं बोल रहा हूं कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड वगैरह, वो वाली बात नहीं हो रही, ठीक है ना? तो मतलब मैं कहूंगा किसी को मैं तेरा बाप हूं तो वो कहेगा मैं तेरा बाप हूं, वो वाला रिलेशन नहीं, बायोलॉजिकल रिलेशन बोल रहा हूं मैं कि अगर A इज फादर ऑफ B, मतलब आप मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पिताजी मेरे फादर है, तो क्या मैं उनका फादर हूं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मतलब ये जो फादर वाला रिलेशन ये सिमेट्रिक नहीं बनता। तो ये फादर वाला रिलेशन कभी सिमेट्रिक नहीं हो सकता और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई खुद का बाप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इन जनरल वाले एग्जांपल आप समझिए ताकि आप यहां पर रिलेट कर पाएंगे उसको। तो मैं तेरा पप्पा और तू मेरा पप्पा ये नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ, मैं तेरा दोस्त और तू मेरा दोस्त ये हो सकता है। मैं तेरा ब्रदर तू मेरा ब्रदर, ब्रदर वाला होता है कि अगर मेरा कोई भाई है तो अगर मैं उसका भाई हूं तो वो भी मेरा भाई है, तो ये दोनों तरफ से अप्लाई होता है, ठीक है? तो ब्रदर वाला रिलेशन, दोस्ती वाला रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि खुद ही खुद का दोस्त या खुद ही खुद का भाई कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। उसी प्रकार से अब बात करते हैं यहां पर, फिर से एक बार बताता हूं, अगर मैंने कोई रिलेशन लिखा है तो उस रिलेशन में जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर है उनकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मौजूद है तो वो सिमेट्रिक। जैसे अभी मैंने 2, 4 ऐड कर दिया लेकिन 4, 2 नहीं लिखा, तो ये सिमेट्रिक नहीं बना। लेकिन मैं 2, 4 को हटा दूं तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि जितनी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है उनकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सिमेट्रिक में आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा तीसरे रिलेशन की, कि इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहा जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहा जाता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि आपके रिलेशन के सेट में अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसी मिलती है, जैसे यहां पर लिखी है मैंने कि 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, तो बात क्या बन रही है?
1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। तो अगर इसी रिलेशन में 1 इज रिलेटेड टू 3 मौजूद नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में क्या होना चाहिए, अगर एक, जैसे हम लोग बताते हैं कि कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन बताते हैं, इफ वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल एंड मतलब वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्रायंगल एंड सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्रायंगल, देन वन इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्रायंगल अपने आप। या फिर ग्रेटर देन वाला रिलेशन होता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, देन अपने आप 5 इज ग्रेटर देन 3 बन जाएगा। सॉरी मैंने ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन वाला नहीं बन सकता ना, हाँ लेस देन वाला हो सकता है कि अगर मैं लिखूँ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, a b से छोटा है लेकिन b c से छोटा है, तो हाँ a c से छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c है, मतलब a कॉमा b मौजूद है एंड b कॉमा c मौजूद है। और ये ऑर्डर पेयर कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रही है कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है। तो अगर मेरे पास रिलेशन के अंदर a कॉमा c भी मौजूद है तो फिर ये बन गया ट्रांजिटिव। तो आपको रिलेशन में जितनी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है उन्हीं के ऊपर ये देखना होता है। देखिए 1,2 मौजूद है और ये जहां पर खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होने वाली एक और ऑर्डर्ड पेयर है, तो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होनी चाहिए अगर ट्रांजिटिव उस रिलेशन को बनाना है। तो मुझे इसको ट्रांजिटिव बनाना था इसलिए मैंने 1,2, 2,3 लिखने के बाद में 1,3 लिखा। अब यहां देखना 1,3 है और 3,4 है तो 1,4 भी चाहिए, लेकिन मैंने 1,4 लिखा ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। अब एक और चीज 2,3 है और 3,4 है तो 2,4 भी होना चाहिए, तो 2,3 4 है। अब 1,3 है और 3,4 है तो मुझे यहां पर 1,4 भी ऐड करना होगा अगर मुझे इसको ट्रांजिटिव बनाना है। अब ये ट्रांजिटिव बना। अब आप यहां पर एक चीज सोच सकते हो कि आपके पास 3,4 है लेकिन 4, कोई और नंबर तो नहीं है ना। अगर मेरे पास 3,4 है और मैं इसी के अंदर 4,5 ऐड कर देता हूं फिर मुझे 3,5 की जरूरत लगेगी मुझे इस पूरे को ट्रांजिटिव बनाने के लिए। अब मैं इसके अंदर एक और आपको ये चीज बता देता हूं कि एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे 1,2 हुआ, 2,3 हुआ तो 1,3 मौजूद है। अब मैं 3,4 लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा अब इनको मैं हटा के इसकी जगह पर मैं एक ऐसा नंबर लिखता हूं जैसे मान लीजिए 4,5। अब आप सोचिए अब अभी भी ये ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि 1,2 मौजूद है, 2,3 मौजूद है, तो मुझे जरूरत थी 1,3 की, मिल गया। अब 4,5 जो है तो 4 किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट नहीं है। अब अगर मान लो मैं इसी के अंदर 1,4 ऐड कर देता हूं, जैसे 1,4 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, तो 1,4 मैंने ऐड किया है तो 1,4 है और 4,5 है, तो अब मुझे 1,5 की जरूरत लगेगी इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव बनाने के लिए। लेकिन मैं इसको हटा देता हूं और सिर्फ 4,5 लिखता हूं। फिर मैंने और क्या लिख सकता हूं, मेरा सेट क्या था 1 2 3 4 5 था ना, तो मैं और 5,1 लिख देता हूं, ठीक है। अब मैंने 5,1 लिख दिया। अब ये ट्रांजिटिव नहीं बना, क्यों? क्योंकि देखिए 4,5 ये जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाली एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपको 4,1 की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर अगर इसे ट्रांजिटिव बनाना है। नहीं बनाना चाहते तो भाई हटा दो इसको। अब ये जो रिलेशन लिखा है मैंने R3 जिसके अंदर 1,2 2,3 के लिए 1,3 अवेलेबल है, लेकिन 4,5 और 5,1 के लिए 4,1 चाहिए था, वो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। लेकिन आप इन दोनों को हटा दो तो ट्रांजिटिव है। इसके अंदर अगर मैं 4,1 ऐड कर देता हूं तो ये ट्रांजिटिव बनेगा। तो क्या समझे ट्रांजिटिव के बारे में? ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है कि अगर दिए गए रिलेशन में फर्स्ट रिलेटेड है सेकंड से और अगेन वी हैव वन मोर ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड वाली भी ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। और जब कोई रिलेशन ये तीनों भी चीजें सेटिस्फाई करता है, मतलब ये तीनों भी कंडीशंस उसके अंदर होती है, तीनों भी तरीके की ऑर्डर्ड पेयर्स होती है, तब ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मेरे ख्याल से आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा। अब मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी की बात कुछ एग्जांपल लेके करूंगा जिससे वो आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। लिखता हूं मैं एग्जांपल, आप लोग इसको लिख लीजिए।
चलिए बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखेंगे कितना खेल समझ में आता है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन वाला इस एग्जाम्पल से। ठीक है, तो शो दैट द रिलेशन ए इन द सेट आर। देखना, मैंने कहा था कि जब भी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी की बात होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात होती है, तो एक ही सेट होता है। तो ये जो ए रिलेशन डिफाइन किया है ना, तो ये सेट आर के ऊपर किया है, और ये आर जो है वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब रियल नंबर का सेट रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड से लिखा नहीं जाता, आपको आपके दिमाग में होता है कि रियल नंबर के सेट में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो ए सेट डिफाइन किस तरीके से किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर्स है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि ये जो ए रिलेशन लिखा हुआ है, अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो ए जो है, ए इज द सेट एंड इट इज अ रिलेशन। अगर ये रिलेशन है, किसके ऊपर डिफाइन करा, सेट आर के ऊपर, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज फ्रॉम सेट आर टू आर। इसका मतलब ये जो है ए इज अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। तो ये मैं आपको क्यों हमेशा बता देता हूं, क्योंकि ये टेक्निकलिटी है। जब भी रिलेशन की बात होती है, अगर यहां पर कहा जा रहा है कि ए इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट आर, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि जिनको रिलेशन का मतलब ही नहीं पता होता है। जैसे अगर कोई कहता है कि ए इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट आर, तो क्या मतलब होता है इसका, ये तो पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे की चीजें कर पाओगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए रिलेशन ए इन द सेट आर, या फिर कह रहे हैं कि ए इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट आर, क्या मतलब होता है इसका, ए रिलेशन है और सेट आर के ऊपर डिफाइंड है, मतलब इट इज फ्रॉम सेट आर टू आर, एक ही सेट है, तो उसी सेट से उसी सेट तक। और ये रिलेशन है इस सेट के ऊपर डिफाइंड, मतलब अगर मैं इस सेट का खुद के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, तो ये जो ए रिलेशन है ये कोई ना कोई एक सबसेट होगा इसका। और वो कैसा सबसेट आएगा, तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ए सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी वो आपको इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए लिखनी है। और आपको एक एक एग्जाम्पल देना है बस कि हां ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिविटी नहीं सेटिस्फाई कर रही। आई बात समझ में। जैसे अब इस ए रिलेशन के अंदर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब मेरा काम ये है कि अगर मुझे इसको रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बताना है, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं है बताना है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि कोई ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर ऐसी भी हो सकती है कि, अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए जरूरत होती है कि ये जो रिलेशन डिफाइन हुआ है ये किसके ऊपर डिफाइन हुआ है, रियल नंबर के सेट के ऊपर। तो रियल नंबर के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे खुद के साथ में रिलेटेड हो बाय दिस रिलेशन। ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो आपने ये डिफाइन किया है, तो मुझे क्या मतलब है कि रिलेशन आपने क्या डिफाइन किया। अगर रिफ्लेक्सिविटी चाहिए तो इस रिलेशन में मुझे सेट आर के अंदर जितने एलिमेंट्स है उन सबका खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जैसे मान लो कि आपने 1,1 आप यही सोच रहे होंगे ना कि 1,1 2,2 3,3 क्या ये इस सेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको बस सोचना है, अगर 1,1 को ए सेट का हिस्सा बनना है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। और ये 1 2 3 कहां से आ रहे, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे। तो 1,1 इसका हिस्सा बन सकता है क्या, तो देखिए ए का वैल्यू लीजिए 1 और बी का वैल्यू लीजिए 1, तो क्या इन वैल्यूज को इसके अंदर रखने के बाद सेटिस्फाई हो रही है, तो हो रही है। ए इज लेस देन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, इक्वल तो है, लेस नहीं है। अब आप 2,2 रखेंगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, लेस देन है, 2 इज लेस देन 4। 3 यहां पर रखेंगे तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो आपको ऊपर ऊपर देखने के बाद लग सकता है कि 1,1 2,2 3,3 ऐसे सारे नंबर्स के लिए, मतलब सारे जो इंटीग्रल है नंबर्स उनके लिए तो ये दिखाई दे रहा है आपको होते हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं 0.5 की, तो 0.5 भी तो रियल नंबर के सेट में है। तो क्या मैं 0.5 और 0.5 को इस रिलेशन का हिस्सा बना सकता हूं, तो अब आपको चेक करना होगा। अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को इस रिलेशन में लेता हूं, मतलब मैं तभी ले सकता हूं जब ये दोनों भी नंबर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो आप करके देखिए, क्या 0.5 के स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है। 0.5 तो 0.5 होगा, 0.5 क्या होता है,
0.25 होता है, और 0.25 ना तो 0.5 से ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं जा सकती, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए का हिस्सा नहीं बन सकती, तो 0.5 तो बेटा रियल नंबर का पार्ट है ना, रियल नंबर के सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ में रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता है। तो 0.5 वाला या फिर आप जितने भी डेसिमल नंबर ले लो, वो खुद के साथ में ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर इसका पार्ट नहीं बन सकती, और इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो सेट ऑफ रियल नंबर का अंदर है। तो इस सेट के अंदर ये रिलेशन जिस भी सेट के ऊपर डिपेंड किया, उस सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ में रिलेटेड होंगे, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता है। तो ऊपर ऊपर देखने के बाद आपको ये रिफ्लेक्सिव लग सकता है, लेकिन आप इसी रियल नंबर के सेट में से 0.5 को लिया, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसके अंदर नहीं जाती, इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनता। आई बात समझ में? अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सोचना पड़ेगा बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना, आलस मत करना सोचने में, गहन सोच होनी चाहिए इक्विवेलेंस समझने के लिए। ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही नहीं समझती, इसके ऊपर बहुत सोच विचार करना पड़ता है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। तो रिलेशन मेरे पास फिर से ए है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको एक ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर ऐसी लेनी होगी जो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर रही, लेकिन उसका उल्टा इसके अंदर मौजूद नहीं हो सकता, ये आपको दिखाना होगा। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग कि हमने इसके अंदर 1,2 लिया, ठीक है, तो क्या 1,2 मैं इसका हिस्सा बना सकता हूं, 1,2 को मैं इसका पार्ट बना सकता हूं इस सेट का, इस रिलेशन का? तो चेक करके देखते हैं। तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं है? लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करूं, क्या मैं 2,1 को इसके अंदर लिख सकता हूं? अगर मैं 2,1 को ए के अंदर लिख रहा हूं, मतलब 2,1 ऑर्डर्ड पेयर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये रिलेशन क्या है, जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। तो क्या ये हो पा रहा है पॉसिबल? क्या 2 लेस देन और इक्वल टू है 1 के? नहीं है। मतलब 1,2 तो आप ए का हिस्सा बनाएंगे। 1,2 कहां से आ रहा है? ए रिलेशन है फ्रॉम आर टू आर, तो आर सेट के अंदर 1 है, इसके भी अंदर 1 है, तो 1, इसके अंदर 2 है, तो 1,2 ये ऑर्डर पेयर आपने ली, जो ए का तो पार्ट बन रही है क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो इस एलिमेंट का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी मुझे इसके अंदर चाहिए, वो तो नहीं है, क्योंकि 2,1 अगर आप लेते हो तो 2,1 ले ही नहीं सकते ए के अंदर, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए सेट के अंदर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 नाम की, जिसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2 विद दिस रिलेशन, बाय दिस रिलेशन, मतलब 1 2 से इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 1 से इस रिलेशन से जुड़ नहीं सकता। तो एक भी आपको अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जो उल्टा नहीं है इसके अंदर, बात खत्म होगी, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा मिल रहा है जो रिलेशन के सेट के अंदर तो है, लेकिन उसका उल्टा वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं हो पाएगा, वहीं पर बात खत्म होगी। ये मैंने सिमेट्रिक के अंदर बताया था। तो ये रिलेशन फिर सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिविटी के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसी हो कि जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट में मौजूद हो और वो इस ए का हिस्सा हो, ऐसी आपको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 1,2 और 2,3 मैंने लिया है, ठीक है। अब 1,2 भी इसको सेटिस्फाई करता है और 2,3 भी करता है, और मजे की बात है कि 1,3 भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर देखने के बाद में आपको यह समझेगा कि हाँ यार भैया ये तो हो रहा है। लेकिन अब बात करते थोड़ा सा अलग तरीके के ऑर्डर्ड पेयर की। अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूं क्या ले सकते हैं हम लोग, इन्होंने यहां पर 3,2 एंड 2,1.5 लिया है। तो क्या मैं ए का इन दो ऑर्डर्ड पेयर को हिस्सा बना सकता हूं? तो मुझे चेक करना होगा। तो क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, मतलब 3,2 ए का ए के अंदर आएगी। देखो ए के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो? जो ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेगी। और ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर तो मैंने लिखा। अगेन क्या मैं 2,1.5 लिख सकता हूं? तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, बिल्कुल 2.25 आता है, सो ये भी सेटिस्फाइड है।
लेकिन अगर 3,2 इसके अंदर मौजूद है और 1.5 मौजूद है, तो क्या मैं इसके अंदर 3,1.5 को ले सकता हूं, ये सवाल है। तो अगर 3,1.5 को इस ए सेट के अंदर आना है तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 1.5 स्क्वायर बन सकता है? तो 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2.25, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स तो ए का हिस्सा है, लेकिन ट्रांजिटिविटी होने के लिए आपको चाहिए था 3,1.5 भी इसके अंदर मौजूद हो, लेकिन 3,1.5 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ए के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि ये ए के अंदर आने के लिए 3 एंड 1.5 के बीच में ये रिलेशन ही नहीं है। तो अगर 3 एंड 1.5 के बीच में ये रिलेशन नहीं है तो वो ए का हिस्सा नहीं बनेगी, और ए के अंदर ये दो ऑर्डर पेयर होने के बाद अगर 3,1.5 नहीं आती है, इसका मतलब ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं हो रही। ट्रांजिटिविटी होल्ड कब होती? 3 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1.5। तो अगर 3 1.5 से रिलेट कर जाता तो ट्रांजिटिविटी वो होल्ड करती, और 3 को 1.5 के साथ में रिलेशन में आने के लिए 3,1.5 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और 3,1.5 वाला ऑर्डर पेयर आने के लिए उसने ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा। तो ऐसा एक भी एग्जाम्पल हमें मिल गया तो बात खत्म होगी। इसका मतलब ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये कैलकुलस की बुक से लिया था, हमारी एडवांस वाली। तो इसी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल में आपको काफ़ी सारे ऐसे रिलेशन दिख रहे हैं, 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं जो समझने के लिए काफ़ी है। एग्जाम्पल इसके ऊपर सीईटी में आएगा, जेई में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पूछने के लिए फंक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए इतने छोटे टॉपिक के ऊपर पूछेंगे नहीं, लेकिन आता है तो समझ में आना चाहिए। तो आप लोग बाकी 3-4 क्वेश्चंस खुद देख लो और दिमाग लगाओ, और अगर एक बार में नहीं समझता है तो बार बार ये वीडियो देखना, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो और अगर कुछ दिक्कत आती है तो वॉइस मैसेज छोड़ देना, वॉइस मैसेज पे पूछना, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ अगर कॉन्सेप्ट के बारे में दिक्कत आती है तो। ठीक है, और एग्जाम्पल के बारे में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बेटा, अब रिलेशन यहाँ पर खत्म हुआ है, ये मैं बोल सकता हूँ। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि बाकी एग्जाम्पल देखो, जो चीज़ समझने वाली है वो मैंने समझा दी है। अब क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इतना मूल्य नहीं है, तो आप चाहो तो 4-5 एग्जाम्पल बुक से कर सकते हो, या फिर हम लोग फंक्शन पर सीधा आप फंक्शन पे भी जा सकते हो। बस इसको समझ लिया, थोड़े 2-4 एग्जाम्पल देख लो प्रैक्टिस के लिए, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से रिलेशन के अंदर डोमेन रेंज कोडोमेन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब इससे ज़्यादा रिलेशन में घुसेंगे नहीं, अब सीधा मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर हम लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा और क्या कंडीशन होती है उसके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, वो समझ में आना ही चाहिए। और फिर उसको समझने के बाद फिर डोमेन रेंज और वो डिस्कस करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फिर सीधा क्वेश्चंस लेंगे, और फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।